Assalamu alaikum. So in this video, I will be discussing about functions. Functions की रिवीजन के लिहाज से कुछ टॉपिक्स हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये किस किस बुक से और किस किस पोर्शन से है. The first and the basic one is from chapter number 7, D1. Sorry, D2. Then chapter number 2 of D3. Chapter कौन सा है? This is functions. फंक्शन के साथ इसको फर्दर फंक्शंस की कैटेगरी में भी लिखा जाता है और जो कि इसका पार्ट है. तो जनरली मैं इसको फंक्शंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक ही फंक्शन से रिलेट कर रहा है. यहाँ पे सब सारी आपको एनलिस्ट कर देता हूँ जो इसमें चीजें हैं या जो इसमें पार्ट्स हैं. इसमें सबसे पहले आपकी चीज आती है फंक्शन नोटेशन. फिर आपके पास आता है डोमेन एंड रेंज. फिर उसके बाद आपके पास आता है बेसिक फंक्शन प्रॉब्लम्स. एंड एडवांस फंक्शन प्रॉब्लम्स. बेसिक में सिंपल आपको इनपुट गिवन होता है और आप आउटपुट निकालते हैं. और एडवांस फंक्शन प्रॉब्लम्स में बेसिकली आपके साइमल्टेनियस इक्वेशंस वाला पार्ट है. देन वी हैव इनवर्स फंक्शंस. और इनवर्स फंक्शंस के साथ अगेन इसकी प्रॉब्लम्स भी एडवांस फंक्शन प्रॉब्लम, इनवर्स फंक्शन प्रॉब्लम्स एंड बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको आउटपुट गिवन होता है और आप इनपुट निकालते हैं. और इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज ग्राफ ऑफ फंक्शंस. So let's discuss this in detail one by one. First of all, function notation. फंक्शन नोटेशन के लिए सिंपल एक इंग्लिश अल्फाबेट कोई भी ए से लेके जी तक कोई भी अल्फाबेट यूज किया जा सकता है. वो अल्फाबेट के साथ आपके पास आती हैं ब्रैकेट्स. लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है जी with brackets. Whatever is mentioned inside the bracket that represents the input or that stands for the input. Let's say I'm using a variable x. अब इस x को आपने बेसिकली ये नहीं समझना कि g और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जैसे ही यहाँ पे इक्वालिटी आ गई तो इसका मतलब है कि अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहे. दिस इज स्टैंडिंग फॉर फंक्शन और आपको इसकी स्पेसिफिक इनपुट पे कोई आपको आउटपुट मिलती है. दैट इज वाई डमी आउटपुट है. So that's the basic notation of function. Sometimes there is also notation used as g with input x generates an output y. इस ब्रैकेट की बजाय डायरेक्ट x लिखा होता है और आपको हो सकता है कहा गया हो डॉट्स के बाद कि that generates an output y. Normally functions को हम कहते हैं कि it's a relation between input and output. जब कोई किसी भी सिस्टम के अंदर एक जनरल इनपुट दिया जाता है. लेट्स से हमारे पास कार की एग्जांपल है. उसका गैस पेडल है. यू जस्ट पुट अ सिंपल फोर्स ऑन द गैस पेडल. जब आप गैस पेडल को प्रेस करते हैं एज अ रिजल्ट द इंजन रेवोल्यूशंस आर प्रोड्यूस्ड और उसके रिजल्ट से आपकी कार मोशन में आती है. सो दैट्स सम बेसिक एग्जांपल रिगार्डिंग फंक्शंस. फंक्शंस को बेहतर समझने से पहले डोमेन एंड रेंज का जो है वो रिलेशन समझा जाता है. For any given
वैल्यूज और फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट डोमेन एंड रेंज का मतलब होता है कि आपकी सिस्टम की इनपुट और उस सिस्टम की इनपुट की वजह से जो आपके पास आउटपुट आती है. सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड डोमेन एंड रेंज. अब डोमेन एंड रेंज को जब आपस में रिलेट किया जाता है, दैट्स कॉल्ड अ रिलेशन. अब रिलेशन होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं. अगर वो दो कंडीशंस फॉलो हो रही हो तो हम किसी भी डोमेन एंड रेंज के गिवन पार्ट को रिलेशन कह देते हैं. अगर वो नहीं रिलेट कर रहे, उन कंडीशंस को नहीं फॉलो कर रहे, तो हम उसको हम इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते और हम कह देते हैं कि इट्स नॉट अ रिलेशन. अब रिलेशन या नॉन रिलेशन का जो पार्ट है दैट माइट कम इन पेपर वन, और ये या हो सकता है ना आए, लेकिन since it's a part of your course, so we have to discuss it. Let's say मेरे पास डोमेन है A, B, C, F. अगर मैं किसी सिस्टम में एक A इनपुट देता हूं तो उसकी आउटपुट आ रही है 1. ठीक है, ये मैंने इसको आपस में मैं डिफरेंट कलर से इसको रिलेट कर देता हूँ. ठीक है, द एरोज आर ऑलवेज फ्रॉम डोमेन टू रेंज. ठीक है, A इनपुट थी, मेरा आउटपुट 1 आ गया. लेट्स से मेरी B इनपुट भी थी, मेरा आउटपुट 1 आ गया. C इनपुट पे 3 आउटपुट आ गया. जब मैंने F इनपुट दी तो मेरा फिर आउटपुट लेट्स से 5 आ गया. सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, मैं आपको इसी एग्जांपल में दोनों बातें एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैंने रिलेशन को वैलिड देखने के लिए या उसको वेरीफाई करने के लिए कि वेदर इज इट रिलेशन और नॉट, आई हैव टू चेक फॉर टू कंडीशंस. द फर्स्ट कंडीशन सेज all the elements of the domains must be utilized. All the elements of domain must be utilized. मतलब कोई भी लेफ्ट ओवर एलिमेंट डोमेन से ना रहे. सेकंड, फॉर सिंगल इनपुट there must be a unique output. ठीक है, अब सिंगल इनपुट जैसे A है, इस पे आंसर आ रहा है 1. ये कंडीशन वॉयलेट कब होगी कि A पे 1 भी आउटपुट आ रहा है और A पे 3 भी आउटपुट आ रहा है. लॉजिकली कोई सिस्टम ऐसा नहीं होता जिसमें आप एक इनपुट पे ही मल्टीपल आउटपुट ले रहे हो. ठीक है, ये आगे फर्दर कोई चीज डिवाइड करती है, उसके बाद मल्टीपल आउटपुट्स आ सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ आउटपुट एक ही रहती है. तो ठीक है, लॉजिकली इट डजंट मीन कि आपके पास अगर ए इनपुट है, आप उसको 1 आउटपुट आ रहा है, उसी के साथ ए पे 3 आउटपुट भी आ रहा है, तो ये कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी. ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन्स मस्ट बी यूटिलाइज्ड. रेंज का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर लेट्स से मैं यहाँ पे एफ को छोड़ देता हूँ, इट विल नो लॉन्गर बी अ रिलेशन. सो रिलेशन रहने के लिए ये दो कंडीशंस नेसेसरी है. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू मस्ट कंडीशंस. अब हम अपनी अगली बात पे चलते हैं. बेसिक क्वेश्चन कैसा है? Basic question है, let's say we have a function defined by given that there is a function f of x is equals to x square plus 2. Find f when the input is 2. अब आपको पता है जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज जो भी मेंशन है, आई हैव जस्ट मेंशन्ड इट अर्लियर, कि जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर मेंशन है दैट्स व्हाट इट्स रिप्रेजेंटिंग द इनपुट. सो आपने 2 को इस सिस्टम में इनपुट दे देना है. So while finding it, you will just plug in the input in place of x. So ये आपका आंसर जो है, that's 4 plus 2. Final answer is 6. It means the system particularly produces an output of 6 when the input to the system is 2. Next बात कर लेते हैं इसकी. Let's say
मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। लेट्स से आपको कहता है कि फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स if input to both systems या input to the both functions is 3। इसका मतलब हो गया आपने फाइंड क्या करना है, f of 3 प्लस g of 3। आप बारी बारी इसमें 3 पुट करें इन प्लेस ऑफ x और एंड पे उन दोनों के आउटपुट्स को ऐड कर दें, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक और चीज भी हो सकती है, f of g of x। लेट्स से आपके पास वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अपने f फंक्शन के अंदर g ऑफ x पुट कर दो, मतलब जो g वाला फंक्शन है x की जगह वो आ जाएगा। ठीक है, सो x स्क्वायर की जगह, मतलब f में x स्क्वायर की जगह यहाँ पे 3x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दैट माइट गिव यू द रिक्वायर्ड आंसर। ये भी हो सकता है आपको कि f ऑफ g ऑफ 2, मतलब आप पहले फंक्शन के अंदर g ऑफ 2 की वैल्यू पुट कर दें। So that totally depends on the statement of the question. लेकिन this part is quite rare। ये वाला part of question जो है ये बहुत कम आता है। जो मेजोरिटी केसेस हैं वो आपकी साइमल्टेनियस वाले केसेस बनते हैं, जिसको मैं भी डिस्कस करने लगा हूं। अच्छा, आपको पता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? Those equations which run side by side simultaneously and that can be solved by two equations। आपके दो वेरिएबल होते हैं और दो वेरिएबल्स हमेशा दो इक्वेशन से सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात याद होनी चाहिए, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स if they are not equal to the number of equations, it's not possible to find the solution of the given variables। आपके पास जब तक जितनी इक्वेशंस हैं उसके इक्वल नहीं होंगी, आप उसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। इसको दूसरी मतलब भी ले लेते हैं। दूसरा मतलब ये है कि आपके पास फंक्शंस के साथ उनकी कंडीशंस दो ही गिवन होंगी हमेशा। इफ दे आर नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन ही गलत होगा। वो मेंशन होना बहुत जरूरी, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। गिवन दैट f of x is equals to ax plus b square, okay, so ax plus let's say by या ax square plus b, g of x is equal to 2ax plus 3b लेट्स। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कंडीशंस क्या गिवन है। लेट्स से वो कहता है कि इफ द इनपुट टू द सिस्टम ऑफ फंक्शन फर्स्ट फंक्शन f is 2 that produces an output of 30। Similarly, if there is a function g, if we give an input of 4 that produces an output of 5। I'm taking just random conditions, these conditions are totally random, they are not from any specific source। आप क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन का सोल्यूशन ना निकले, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैंने इसको कोई टेस्ट तो नहीं किया कि क्वेश्चन सही सही वैलिड बना या नहीं, बट यू विल गेट द जिस्ट ऑफ इट। अब हमारे पास करना क्या है, इसका मतलब ये बनता है कि when you plug in the input 2 into the given function f, it will generate an output of 30, जिसमें हमें a b के coefficients का नहीं पता या variable value नहीं पता। So from this condition you will get the first equation and from this condition you will get the second equation। f of x, f of 2, that will give you a into 30 square plus b
Similarly, g of 4 is equal to 2a multiplied by 4 plus 3b. So now you have that this produces an output of 30. So 30 के equal हो जाएगा ये 9a multiplied by 30 square, जो भी solve होता है, plus b. G of 4 is 5. Basically, when you plug in the input 4 to the system of G, that produces an output of 5. So it means the output 5 hai, which is equal to the given equation. So 8a plus 3b. 30 square is 900, 900a plus b. So these are your two equations. Now it's totally up to you whether you are choosing elimination method or you are choosing substitution method to solve these questions. अब जब आप solve करेंगे you will get your required answers. हाँ, sometimes prove करने के लिए भी आ जाता है questions. आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर ये दो जो चीजें ये आपस में इक्वल हैं या नहीं. लेट्स से आपको दो फंक्शंस गिवन है f of x और g of x. वो कहेगा कि if f of 2 find f of 2 and g of 3 और लास्ट में पूछ ले कि आपके पास क्या ये दोनों फंक्शंस के आउटपुट इक्वल आ रहे हैं या नहीं. तो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है. देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट और देयर इज नो स्पेसिफिक की टू के इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन वही रहेंगे. इसका एक मेजर जो लास्ट जो बनता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. Let's say there is a function f of x is equal to 3x plus 4 divided by 5. वो आपको कहे कि if f of x plus g of x, आपको एक फंक्शन g भी गिवन है. लेट्स से ये दो फंक्शन गिवन है. वो आपसे पूछे कि जब इनको ऐड किया जाता है तो क्या ये इसके इक्वल आते हैं या नहीं. कोई भी स्टेटमेंट दी हो, इनको ऐड करके लेट्स से हो सकता है कि ये इक्वल ना है. आपसे पूछ ले वेरीफाई करें कि इक्वल आता है या नहीं. लेट्स से वो कहता है कि इफ prove that f of x या show that कि है या हो सकता है verify that f of x plus g of x is equals to, let's say मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 3. ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है कि इसको ऐड करके 3 तो नहीं आ सकता. इन दोनों को इनके आउटपुट्स को ऐड करके. तो दैट डिपेंड्स कि आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट पार्ट जो इसका इनवर्स ऑफ फंक्शन. अच्छा, इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिक स्टेप्स हैं और वो स्टेप हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है. एक बात याद रखनी है, आपने क्वाड्रेटिक का इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका हम इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर डोमेन. ये ए लेवल्स का पार्ट होता है या फर्दर इन फ्यूचर यू विल स्टडी अबाउट दिस. you're not going to specifically we are not going to specifically discuss this about this right now. तो इस वक्त आपको सिर्फ मैं इनके स्टेप्स बताऊंगा. लेट्स से आपके पास एक मैं एग्जांपल ही यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. देयर इज अ फंक्शन f of x which is equals to 3x plus 2. आपसे वो कहता है कि इसकी फाइंड करें इनवर्स ऑफ फंक्शन f इनवर्स ऑफ x. अब ये x की जगह कोई भी आपसे इनपुट डाल सकता है. f इनवर्स ऑफ a कह दे, f इनवर्स ऑफ b कह दे, f इनवर्स ऑफ 2 कह दे, f इनवर्स ऑफ 3 कह दे. दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि वो आपसे किस तरह ट्विस्ट करके पूछ सकता है. But the procedure in order to find inverse of the function that totally remains the same. It's not going to change. Step 1. Suppose that if you plug in any sort of input, let's say जो कि अभी x है, आपकी x input पे ये output generate करता है y. So you can replace this fx, ये वाला f of x replace किया जा सकता है y के साथ. तो मैं इसको replace करने के बाद लिख रहा हूँ y is equals to 3x plus 2. अगली बात, अच्छा अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x दिया हो सकता है a वेरिएबल यूज हुआ, b वेरिएबल यूज हुआ. तो यहाँ पे मैं अब स्पेसिफाई करूंगा. स्टेप 2, solve for input. Why I'm using this word as input? Because in this particular question
within the brackets the variable x is being used for the representation of input. ठीक है, अब x के लिए सॉल्व करना का मतलब है कि हम इनपुट के लिए सॉल्व करें. सॉल्व फॉर इनपुट मींस मेक इनपुट एज योर सब्जेक्ट. जब आपने अपने इनपुट को सब्जेक्ट बना लिया तो इसका मतलब है दैट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस, सब्ट्रैक्शंस, जो भी है. सबसे पहले मैं y के लिए, y के साथ आ जाएगा -2 दैट इज इक्वल्स टू 3x, और x को सेपरेट करने के लिए मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ा दोनों साइड से, तो x इज इक्वल्स टू y -2 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, यहां से आपका एक्चुअली इनवर्स निकल आया. अब बाकी फॉर्मेलिटीज है. आपने स्टार्ट में क्या कहा था, आउटपुट इज y. अब इसका मतलब है आपकी इनपुट सेपरेट होगी. अब आप कहोगे रिप्लेस इनपुट इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y, क्योंकि आपने y को कहा ये इसकी आउटपुट है. बेसिकली द रिलेशन बिटवीन इनवर्स फंक्शन एंड फंक्शन इज कि आप किसी पुराने फंक्शन का उल्ट फंक्शन फाइंड करते हो, ताकि अगर हमारे पास कोई सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ गई है तो हम ये चेक कर सकें कि इसकी कहीं इनपुट में फॉल्ट तो नहीं है. तो वो चेक करने के लिए हम इनवर्स फंक्शन की हेल्प लेते हैं. अब आप जब इससे रिप्लेस करोगे, सो यू कैन रिप्लेस दिस x एंड राइट f इनवर्स ऑफ y is equal to y minus 2 divided by 3. So that's the final answer so far. लेकिन अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखनी है. क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है f इनवर्स ऑफ x, मतलब ब्रैकेट के अंदर x आउटपुट वेरिएबल के तौर पे अब यूज हो. आपने ये याद रखना है कि जब भी आपके पास इनवर्स आएगा तो आपके ये वाले वेरिएबल्स और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल सेम होने चाहिए. मतलब एक किस्म के आप ये रॉड लर्न भी कर सकते हैं इस बात को. दो के मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि ब्रैकेट वाला जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को. जब फंक्शन के ऊपर इनवर्स नहीं है तो जो ब्रैकेट वाला पार्ट है दैट रिप्रेजेंट्स इनपुट. जब फंक्शन के ऊपर इनवर्स है तो उसका जो ब्रैकेट वाला पार्ट है दैट रिप्रेजेंट्स आउटपुट. बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर अ नॉर्मल फंक्शन दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर इनपुट. इफ देयर इज एन इनवर्स सिंबल, so whatever is mentioned within these brackets, that is output. आप आउटपुट से अपना इनपुट फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन में जो भी रिक्वायर्ड है उसने कहा है कि f इनवर्स ऑफ x फाइंड करें. सो यू विल जस्ट रिप्लेस द वेरिएबल. अगर वो आपको कहता है फाइंड f इनवर्स ऑफ b, तो आप y की जगह b लिख देते, b minus 2 divided by 3. आपसे वो इस क्वेश्चन को एक और तरफ भी ट्विस्ट कर सकता है. इफ f इनवर्स ऑफ b इज इक्वल्स टू 2, फाइंड b. आप इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, 2, और आप b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अलजेब्रा के रूल्स यूज कर सकते हो. सो फार यहां तक स्टोरी एंड होती है फंक्शन, इनवर्स फंक्शंस और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं. इसके बाद वाली बात, इनवर्स फंक्शन के साथ भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं. लेट्स से गिवन दैट f of x is equal to px plus q and g of x is equal to, let's say, 3px square minus 3q. let's say ये आपके पास इक्वेशंस दो फंक्शन है. आपको कहे if f inverse of 3 is equals to, या बल्कि यहाँ पे करते हैं g inverse of 3 is equal to 5 and f inverse या f of x, सॉरी f of 10 is equals to 3. अब आपके पास ये दो केसेस हैं. सबसे पहले तो आप याद करें कि आप इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ नहीं है कि क्वाड्रेटिक का इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं. दो के फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं होता. हो सकता है कि कोई ऐसा केस हो जिसमें आप फाइंड कर सकें, आप क्वाड्रेटिक का भी उसी रूल से फाइंड कर सकें. लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें एक सेपरेट नहीं हो सक रहा होता. तो उसके लिए एक बड़ा आसान तरीका है. देखें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आउटपुट को. इसका मतलब है ऐसी आउटपुट पे, इनवर्स फंक्शन पे आउटपुट जब मैंने पुट की तो मेरा इनपुट 5 है. मैं इनकी प्लेसेस को अगर स्वैप कर दूं तो इट मींस g of 5 is equals to 3.
इफ आई प्लग इन इनपुट 5 आउटपुट इज 3। तो आप इस तरह मैनिपुलेट करके अपना क्वेश्चन की लेंथ को शॉर्टर भी कर सकते हैं और उसकी आंसर फाइंड करने के लिए आसानी भी आप कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हो सकता ये इनवर्स क्यों नहीं फाइंड किया। इनवर्स फाइंड करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक ना होती है, आपको नॉर्मल एक्सप्रेशन होता, आप तब भी ये कर सकते थे। देखें, बेसिकली द रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड द आंसर्स ऑफ पी एंड क्यू। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर दीज, फाइंड पी एंड क्यू। अब इसमें इसका मेजर फोकस है पी और क्यू फाइंड करने पे, बाकी उसका कोई फोकस नहीं है। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो आपका कंसर्न ही जब ये नहीं है तो आप इनवर्स फाइंड करने की जरूरत ही क्या, अपना लेंथी प्रोसीजर करने की जरूरत ही क्या है। तो आप यू कैन स्वैप द प्लेसेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एंड चेंज द फंक्शन अकॉर्डिंगली। आप ये यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे वैसे मतलब जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप ये देखो एफ इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 10। So basically you can swap or interchange the places of input and output in order to change the status of the function from inverse to a function or from the function to an inverse function. तो आप इस तरह जब करोगे तो आप इसको जिस तरह प्रीवियस तरीके से हमने सॉल्व किया उसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारी लास्ट बात रहती है ग्राफ ऑफ फंक्शंस। अच्छा जी, graph of functions, basically what is the concern over here, you are going to just plot the points from the given equation according to the range provided in the question। आपको ग्राफ ऑफ फंक्शंस किसी भी टाइप के आ सकते हैं, जितनी टाइप्स हमने पढ़ ली हैं उनका कंबाइंड टाइप भी आ सकता है। एक सिंपल ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ हो सकता है, लीनियर ग्राफ हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्वाड्रेटिक ग्राफ है जिसको हम पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं, क्यूबिक ग्राफ है, रेसिप्रोकल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। हर क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करने का प्रोसीजर चेंज नहीं होता। आपके पास एक रेंज गिवन होती है, रेंज गिवन है, लेट्स से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -3 लेस देन इक्वल टू 3। इस रेंज के ऊपर ये बनाना होगा ग्राफ को, या हो सकता है आपको टेबल प्रोवाइडेड हो ग्राफ बनाने के लिए। आपको हर बार फंक्शन गिवन होगा जो कि किसी भी इक्वेशन का हो सकता है। इट कैन बी अ क्यूबिक फंक्शन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और इट कैन बी अ पैराबोलिक फंक्शन जिसको हम क्वाड्रेटिक ग्राफ कहते हैं या क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे। इसके अलावा आपके पास आ सकता है रेसिप्रोकल वाला। इसके अलावा आपके पास आ सकता है एक्सपोनेंशियल वाला। अच्छा, इन तीनों को कंबाइन करके भी आ सकता है। सो दैट टोटली डिपेंड्स कि किस तरह का क्वेश्चन की नेचर है। प्रोसीजर सबके लिए सेम रहेगा। आपको सबसे पहले कहेगा ड्रॉ द ग्राफ गिवन रेंज के लिए। उसके बाद आपको ये पूछ सकता है कि आप इसका किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड करें, ये पूछ सकता है। फिर आपसे ये पूछ सकता है इसका सोल्यूशन निकालें, एट एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट वो आपसे सोल्यूशन पूछ ले। दो ग्राफ बना के आपको पूछे कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ग्राफ, तो इसका सोल्यूशन बता दें। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल एक इनकी जनरल फॉर्म्स बता देता हूँ। इन जनरल फॉर्म से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से मैं सबसे पहले क्यूबिक फंक्शन की बात करता हूँ। क्यूबिक ग्राफ आपका हमेशा शेप चेंज हो सकती है लेकिन ट्रेंड ऑफ शेप एक ही रहेगा। इसने हमेशा ओरिजिन से पास करना है, या ओरिजिन से पास नहीं करना, ऊपर नीचे हो सकता है, शिफ्ट ऊपर हो सकता है, शिफ्ट डाउन हो सकता है, इस तरह का आ सकता है। ठीक है, अबव एंड बिलो हो सकता है, थोड़ा सा स्लांटिंग हो सकता है, इस तरह हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इक्वेशन क्या है। एक्स क्यूब प्लस 1 हो सकती है, एक्स क्यूब प्लस 3 हो सकती है। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन हो सकती है, लेकिन ट्रेंड और या उसकी शेप चेंज नहीं होगी। माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 हो सकता है। तो ग्राफ की जो शेप है वो एक क्वाड्रेंट या दूसरे क्वाड्रेंट को कट करते हुए इसकी कर्व की शेप बनेगी।
याद रखें, एक लीनियर इक्वेशन के अलावा किसी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता। सिर्फ लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिनका ग्राफ स्ट्रेट आता है। दूसरे की बात कर लेते हैं, पैराबोलिक। पैराबोलिक ग्राफ हमेशा दो तरह से हो सकता है, या वो ओपनिंग अपवर्ड्स होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। अब दिस कैन आइदर शिफ्ट अप और इट कैन आइदर शिफ्ट डाउन। ये ओपनिंग अपवर्ड्स है, इसको आप इन्वर्टेड माउंटेन भी समझ सकते हैं। ये इस तरह भी हो सकता है, ये पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट पे भी शिफ्ट हुआ हो सकता है, एक्सट्रीम राइट पे भी शिफ्ट हुआ हो सकता है। इसी तरह ओपनिंग डाउनवर्ड्स, जिसको आप माउंटेन पीक भी कह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि क्या इक्वेशन गिवन है। आपकी हमेशा एक रेंज गिवन होगी, इक्वेशन गिवन होगी। उन इक्वेशन से आप बना, उस इक्वेशन से आप जो गिवन इक्वेशन होगी उसमें 1 बाय 1 रेंज पुट करेंगे। अब -3 से लेके 3 तक अगर फॉर एग्जांपल रेंज है, आप -3 से स्टार्ट करें, -2, -3, -4, -5, -3, -2, -1, 0, 1 2 1 2 3। अब इन वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करते जाएं, आपका एक टेबल बनेगा जिसके अगेंस्ट आपके पास आउटपुट वाली वैल्यूज आएंगी। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किसी भी ग्राफ के ऊपर जब आप ये डॉट्स बनाते हैं, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट होता है और इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो आपके ये डॉट्स आते जाएंगे और इन दी एंड आपने इन सब डॉट्स को मीट कर देना है फॉर योर ग्राफ। हो सकता है वो ग्राफ में आपको इक्वेशन देने के बाद वो कहे कि एक और इक्वेशन है, लेट्स से एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई है, और आपसे वो कह ले लेट्स से वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ऑन द सेम ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। आपके फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ आया हुआ है x प्लस 1 का, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस 1 का। अब वो कहेगा कि y एक्स प्लस 2 का भी ग्राफ बनाए। तो लेट्स से आपका ग्राफ ही आता है एक्स प्लस 2, वो कहेगा उसी ग्राफ के ऊपर बनाए और पूछेगा कि सोल्यूशन फाइंड करें इसका। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जब आपने सोल्यूशन फाइंड किया, आप इसके अंदर एक्स की रेंज वही पुट कर सकते हैं जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे कि कोई कॉमन एरिया नजर आ रहा है। अगर कॉमन एरिया नजर आ रहा है तो वो उसका, उन दोनों का कॉमन सोल्यूशन होगा, उसका टच करा जहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं टच करा तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अलग अलग सेपरेट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, सो दैट्स द होल स्टोरी फॉर क्यूबिक। अब इसी तरह आपके पास पैराबोलिक का भी, क्यूबिक का भी हो गया, इसमें पैराबोलिक का भी आ सकता है, इसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल का भी आ सकता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमेशा राइज होके डिक्रीज होने लग जाता है, या डिक्रीज होके राइज होने लग जाएगा, लेकिन ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स बन सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल कौन से होते हैं? जो उसमें पावर की फॉर्म में वेरिएबल हो। लेट्स से आपको लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 पावर x, या y इज इक्वल टू 2 पावर माइनस x, या y इज इक्वल टू a x पावर a पावर माइनस 2, सॉरी a पावर माइनस x, वेयर a कैन बी एनी कांस्टेंट। तो इसको जनरली मैंने लिख दिया, ठीक है। सो अब इन क्वेश्चंस के अंदर एक लास्ट चीज आती है कि फाइंड द स्लोप या फाइंड द ग्रेडियंट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। आपको वो एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट दे देगा या वाई एक्सिस का पॉइंट दे देगा। लेट्स से वो कहता है कि फाइंड ग्रेडियंट एट एक्स इज इक्वल टू 2। आप एक्स इज इक्वल टू 2 पे जाओगे, अपने ग्राफ पे टच करो, वहां पे आपने ग्रेडियंट ड्रॉ कर लेना है। इमेजिन इट टू बी अ 3D सर्फेस। आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है स्केल रख के, जो कि उसको सिर्फ टच करे, उस पॉइंट को, उससे क्लोज कांटेक्ट उसका हो सकता है लेकिन उसके आर पार नहीं हो सकती। इट मस्ट टच एट वन पॉइंट ओनली। अब जब ये जिस पॉइंट पे टच करेगी, आपने इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड कर लेना है, जो कि होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जब आप इसको फाइंड करोगे, you will get the specific tangent or you will get the slope at the particular point of the given curve। तो ये थी स्टोरी थी ग्राफ ऑफ फंक्शंस की। इसमें आपके पास क्या क्या चीजें हैं, अब मैं रिपीट कर देता हूँ। लीनियर हो सकता है ग्राफ, पैराबोलिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, रेसिप्रोकल हो सकता है। आपको सिंपली क्या आएगा क्वेश्चन में, ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वो आपसे कोई अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। इसके अलावा आपको रेंज दे सकता है, टेबल बना के दे सकता है, टेबल कंप्लीटेड टेबल दे के कुछ वैल्यूज मिसिंग दे सकता है।
जब ये सारी चीजें आप इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके अलावा वो पूछ सकता है कि दो कर्व्स आपस में कहीं से किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो आपका सोल्यूशन होगा। जैसे ये कि इस पॉइंट पे आपने देखा, आप यहाँ पे x की वैल्यू देखोगे, y की वैल्यू देखोगे, तो ये इन दोनों कर्व्स का या इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा ये। ठीक है जी। अब इसके बाद लास्ट जो इसका टाइप है वो है रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल एक ब्रोकन ग्राफ होता है। ऐसा ब्रोकन ग्राफ क्योंकि वो कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, उसको हम ऐसे कहते हैं कि ये ओरिजिन से पास नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो कभी जीरो हो ही नहीं रहा होता, जीरो के बहुत करीब आता है लेकिन जीरो नहीं होता। तो वो ब्रोकन ग्राफ है, या वो ऐसा ग्राफ होगा या वो ऐसा ग्राफ होगा। तो दैट टोटली डिपेंड्स कि वो ग्राफ की इक्वेशन क्या गिवन है। इसी तरह बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है, अगर कंबाइंड इक्वेशन आ गई है जिसमें रेसिप्रोकल भी है, जिसमें आपके पास वो भी है एक्सपोनेंशियल भी है, जिसमें आपके पास पैराबोलिक भी है, जिसमें आपके पास क्यूबिक भी है, आपने उस ग्राफ को सिर्फ एक चीज देख लेनी है कि अगर डिनोमिनेटर में x आ गया तो ये कभी x की जगह जीरो वैल्यू नहीं पुट की जा सकती, बिकॉज इट बिकम्स अनडिफाइंड। कोई भी चीज अनडिफाइंड हो जाती है तो आप उसका आउटपुट पॉइंट प्लॉट ही नहीं कर सकते। तो ये रहा हमारा फंक्शंस का टॉपिक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।